क्या था ये प्रेम अभिशाप? और क्या सिद्धार्थ इससे निकल पाएगा? क्यों आया था सिद्धार्थ के मुंह में खून? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे एपिसोड नंबर 30 में। दोस्तों, आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 30 में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। तभी उसकी गाड़ी में ऑक्सीजन मास्क उसने लगा दिया। सिद्धार्थ की सांसें उखड़ रही थी। तभी आगे की सीट पर बैठी महिला वंशिका ने ठंडी आवाज में कहा, वो मरा नहीं। आगे से नितेश ने कड़वी मुस्कान से कहा, अगर वो मर गया तो तुम्हारी तनख्वाह कौन देगा? उसकी बात सुनकर नाक सिकोड़ कर बोली, एक महीने में तीसरी बार यह आदमी अपनी जान देने पर तुला है। मैंने उस औरत को देखा है, उसमें खूबसूरती के अलावा क्या है? तभी बेहोश सिद्धार्थ ने उसको देखकर कहा, वो प्रेम के जाल में है। अगर वो उसे छोड़ दे तो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन वो औरत उसके लिए मौत का फरमान है। कुछ घंटों बाद एक सीक्रेट विला में सिद्धार्थ ने आंखें खोली। वो पसीने और खून से लथपथ था। बिना कुछ कहे वो बाथरूम गया और नहाने के बाद एक ताजा शर्ट पहनकर बाहर आया। उसने रेड वाइन की बोतल खोली और सोफे पर नितेश के सामने बैठ गया। नितेश ने उसे देखा। अब वो शांत और संयमित लग रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। नितेश ने उससे पूछा, दिल्ली लौटने के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? सिद्धार्थ ने वाइन का घूंट भरकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? आगे से नितेश ने गंभीरता से कहा, हम बच्चे नहीं हैं सिद्धार्थ। तुम जानते हो कि मयूरी तुम्हारी मौत की वजह है। जब भी तुम उसके पास जाते हो या उसके बारे में सोचते हो, यह अभिशाप एक्टिवेट हो जाता है। अगर जीना चाहते हो तो उसे छोड़ दो। सिद्धार्थ के हाथ में वाइन का ग्लास थम गया। उसने तीखी मुस्कान देकर कहा, उसे छोड़ दूं और उसकी जगह दूसरे पुरुषों को उसे पाने दूं? तभी नितेश ने उसको समझाने की कोशिश करके कहा, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम मर जाओगे और तब भी वो किसी और की होगी। उसकी बात सुनकर आगे से सिद्धार्थ ने व्यंग करके कहा, डॉक्टर नितेश, तुम बहुत तार्किक बन रहे हो। तो तुम उस महिला के लिए इतने साल तक इंतजार क्यों कर रहे हो जिसने तुम्हें धोखा दिया था? उसकी बात सुनकर नितेश निरुत्तर हो गया। वहीं सिद्धार्थ ने अपनी आंखें मूंद ली। उसका चेहरा दर्द और बेबसी से भरा था। उसने आगे कहा, नितेश, उसे छोड़ने का मतलब है मैं फिजिकली उससे दूर रह सकता हूँ, उसे तलाक दे सकता हूँ, उसे खुद से नफरत करवा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने दिल पर काबू कैसे पाऊंगा? ये कहकर उसने अपनी मुट्ठी को अपनी छाती पर रखा और जहां दिल धड़क रहा था उसने दिल पर हाथ रखकर कहा, मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। कोलेरिया हाउस जाकर उसे देखने की इच्छा मेरी जान ले रही है, फिर भी मैं खुद को नहीं रोक पाता। मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी हर धड़कन उसी से भरी है। कोई उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। डॉक्टर नितेश ने सिद्धार्थ को जमीन पर दर्द से तड़पते देखा। ये प्रेम का जादू था। जितना वो मयूरी के बारे में सोचता उतना ही दर्द उसकी हड्डियों को चीरता। नितेश ने उससे पूछा, क्या तुम्हें फिर से दर्द हो रहा है? आगे से सिद्धार्थ ने पसीना पोंछकर कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों के सामने मयूरी का चेहरा घूम रहा था। सफेद पजामे में नंगे पैर, माथे पर पट्टी और आंखों में आंसू। वो उसे गले लगाना चाहता था लेकिन ये जानलेवा था। तभी नितेश ने उसको चेतावनी देकर कहा, सिद्धार्थ, अगर तुम एक्साइटेड हुए तो ये शराब तुम्हें मार देगा। मयूरी अभी जवान है, वो तुम्हारे मरने के बाद किसी और की हो जाएगी। उसके बाद सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है उसके लिए। तभी नितेश ने उसे याद दिलाया कि बैकोल झील में जंगल में बजाज परिवार की मदद से वो दुश्मनों और भेड़ियों से बचे थे। उसी दौरान सिद्धार्थ को कांटेदार सेब के फूल का जहर दिया गया। ये एक प्राचीन प्रेम अभिशाप जिसका कोई इलाज नहीं, सिवाय इससे कि वो प्यार करना छोड़ दे। आगे से सिद्धार्थ ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, वो प्लेन क्रैश, वो हमला, सब एक साजिश थी। कोई मुझे मारना चाहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो सोच में पड़ गया। अगले सुबह उधर गुलेरिया विला में मयूरी जागी। उसका शरीर जल रहा था। उसको 105 डिग्री बुखार था। तभी कंचन ने उसे पानी पिलाकर कहा, मयूरी, तुम्हें ड्रिप लगी है, तुम नन्हे गुलेरिया को दूध नहीं पिला सकती। इसके बाद मयूरी ने कंचन के जाने के बाद तकिए को टटोला। वो बिल्कुल खाली था। उसमें सिद्धार्थ की खुशबू नहीं थी। वो रात को यहाँ नहीं रुका था। पुरानी यादें जब वो उसके तकिए को सूंघती तो उसे छेड़ता था।
उसे और तड़पने लगती। उसने दरवाजा खोला और नीचे की बातें सुनी। नीचे बटलर कह रहा था, यंग मास्टर सिद्धार्थ फ्रेगनेंट स्प्रिंग लेक वाले विला में रह रही हैं। वंशिका और डॉक्टर नितेश भी वही हैं। तभी सारिका गुस्से में थी। उसने चिल्लाकर पूछा, अरे उसका अपना घर है, फिर भी वो बाहर रह रहा है। मैं खुद जाकर देखूंगी। ऊपर खड़ी मयूरी ने सब सुन लिया। उसने चुपचाप आईवी ड्रिप निकाल फेंकी और कपड़े बदलने लगी। जब सारिका ने कंचन कमरे में आई तो मयूरी गायब थी। यह देखकर सारिका ने घबरा कर चिल्ला कर कहा, मयूरी मयूरी। लेकिन जब मयूरी नहीं मिली तो उसने चिल्लाकर ऑर्डर देकर कहा, अरे उसे ढूंढो कोई। उधर मयूरी टैक्सी लेकर वहां पहुंच गई। ये वही विला था जहां सिद्धार्थ रह रहा था। दरवाजे पर एक अजनबी महिला वंशिका खड़ी थी। उसने मयूरी को रोक कर कहा, यंग मास्टर किसी से नहीं मिलना चाहते? मयूरी ने उसे इग्नोर किया और चिल्लाकर बोली, सिद्धार्थ बाहर आओ सिद्धार्थ। अंदर सिद्धार्थ सोफे पर बैठा था। मयूरी की आवाज सुनते ही उसके सीने से फिर से वही जानलेवा दर्द उठने लगा। तभी नितेश ने उसे संभाल कर कहा, सिद्धार्थ बाहर मत जाओ। लेकिन मयूरी की जिद के आगे सब बेकार था। वो अंदर घुस गई। बुखार से तपता शरीर, पीला चेहरा, लेकिन आंखों में वही आग। उसको देखकर सिद्धार्थ ने ठंडेपन से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कहते हुए उसने अपनी मुट्ठी भींची ताकि दर्द जाहिर न हो। आगे से मयूर ने सीधा सबू सवाल करके कहा, तुम घर क्यों नहीं आए? सिद्धार्थ ने नजरें फेर कर कहा, मुझे यहाँ काम है। तभी मयूरी उसके करीब गई। उसकी नाक को देखकर बोली, तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? ये औरत तुम्हारे साथ क्यों रह रही है? आगे से सिद्धार्थ ने कहा, मयूरी चले जाओ। लेकिन आगे से मयूरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी यहीं रहूंगी। सिद्धार्थ जानता था कि मयूरी यहाँ रही तो वो खुद को नहीं रोक पाएगा और ये अभिशाप उसे मार डालेगा। उसे मयूरी को खुद से दूर करना ही था, हमेशा के लिए। इसलिए उसने मयूरी को झटक दिया और क्रूरता से कहा, तुम समझना नहीं चाहती। मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक नई ताजा औरत मिल गई है। ये कहते उसने वंशिका की तरफ इशारा कर दिया। उसकी बात सुनकर मयूरी सन रह गई। उसने अविश्वास से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी सिद्धार्थ ने वंशिका की कमर में हाथ डाल दिया। उसे अपनी तरफ खींच कर कहा, झूठ? देख लो, अब जाओ यहाँ से। उसका यह नाटक पूरी तरह से सच्चा लग रहा था। वहीं ये देखकर मयूरी का दिल टूट चुका था। वो अपमान और बुखार की तपिश में जल रही थी। उसने सिद्धार्थ को एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने गिरने नहीं दिए। उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी चाहत है तो मैं जा रही हूँ। लेकिन याद रखना सिद्धार्थ, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहकर वो मुड़ी और लड़खड़ाकर कदमों से बाहर निकल गई। जैसे ही वो गई, सिद्धार्थ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से एक खून का फवारा फूट पड़ा। नितेश और वंशिका देखकर उसके पास दौड़े। नितेश ने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ तुमने खुद को लगभग मार डाला है। सिद्धार्थ ने खून से सने होठों पर मुस्कुराकर कहा, कम से कम वो सुरक्षित है। हाँ, वो मुझसे नफरत करेगी और आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद नाश्ते की मेज पर सिद्धार्थ, नितेश और वंशिका बैठे थे। वंशिका ने काले रंग की टी शर्ट पहनी थी। उसका रवैया अखड़ और उत्तेजक था। उसने सिद्धार्थ को ताना मारकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आप सिर्फ एक औरत के लिए आपने जान देने को तैयार हैं। मुझे आपकी इंटेलिजेंस पर शक है। आगे से सिद्धार्थ ने शांति से अपना स्टेक काट कर कहा, मिस वंशिका, ये इंडिया है, आपका एरिया नहीं, इसलिए शांत रहिए। तभी सिद्धार्थ ने नजर खिड़की की तरफ ली। मयूरी वहां खड़ी थी। सफेद विंटर कोट और गुलाबी टोपी में वो कड़ाके की ठंड में ठिठुर रही थी। उसके मुंह से सफेद भाप निकल रही थी। उसको ऐसे खड़ा देखकर सिद्धार्थ का दिल बैठ गया। वो तुरंत उठा और बाहर जाने लगा। लेकिन उसे नितेश की चेतावनी याद आ गई, प्रेम का अभिशाप, इसलिए वो रुक गया। बाहर से मयूरी ने भी खिड़की से उसे देख लिया था। वो दरवाजे पर आई सिद्धार्थ बाहर निकला। सिद्धार्थ ने कठोरता का नकाब ओढ़ने के लिए कोशिश करके कहा, मयूरी तुम अब यहाँ क्या कर रही हो? इतनी ठंड है। लेकिन मयूरी ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। वो दौड़कर उसके गले लग गई। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, सिद्धार्थ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं बस इंतजार कर रही थी कि तुम दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ का शरीर जम गया। उसकी पत्नी की खुशबू, उसका स्पर्श, ये सब उस अभिशाप को जगाने के लिए काफी था। उसके नाक में जलन होने लगी। ये खून बहने का संकेत था। उसने उसे दूर करना था, इसलिए उसने उसे धकेलने की कोशिश करके कहा,
मयूरी मुझे छोड़ दो। लेकिन मयूरी ने उसे ओस कसकर पकड़कर कहा, नहीं, मुझसे दूर मत भागो। मैं अब झगड़ा नहीं करूंगी। मैं समझदार बनूंगी, बस मुझे अपने साथ रहने दो। वहीं सिद्धार्थ की सांसें उखड़ रही थी, उसका दर्द बढ़ रहा था। तभी मयूरी ने उसके चेहरे को चूम कर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सिद्धार्थ। ये प्यार शब्द अभिशाप के लिए ईंधन था। सिद्धार्थ को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। यह देखकर दूर खड़े नितेश ने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ। तभी वो बीच में आ गए, उसने मयूरी के कंधे को धक्का दे दिया। मयूरी लड़खड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मयूरी घास पर गिरी, उसकी हथेली छिल गई और खून बहने लगा। यह देखकर सिद्धार्थ की आंखों में खून उतर आया। उसने वंशिका की तरफ लपक कर कहा, तुमने क्या किया ये? वो मयूरी को उठाने के लिए नीचे उतरा, लेकिन नितेश ने उसे रोक लिया। नितेश ने उससे कहा, तुम रुक जाओ सिद्धार्थ। ये कहकर वो खुद मयूरी के पास गए। उसने मयूरी को सहारा देकर कहा, मयूरी, क्या तुम ठीक हो? तुम तो 105 डिग्री बुखार लेकर घूम रही हो। उसको एक स्पर्श में पता चल गया कि मयूरी को 105 डिग्री बुखार है। मयूरी ने नितेश की मदद लेने से इनकार कर दिया। उसने नम आंखों से सिद्धार्थ को देखा। वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसे उठाए, लेकिन सिद्धार्थ ने अपना चेहरा फेर लिया था। सिद्धार्थ के इस रूखे अंदाज से मयूरी का दिल टूट गया। वो खुद उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर उसका सर चकरा गया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो फिर से गिर पड़ी थी। तभी एक गाड़ी यहाँ आकर रुकी। उसने सारिका कंचन बाहर निकली। कंचन दौड़कर मयूरी के पास आई। उसने मयूरी को संभाला और चिल्लाकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आपकी वाइफ आपके सामने गिर पड़ी है और आप हमेशा खड़े तमाशा देख रहे हैं। लेकिन आगे से सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे मुड़कर विला के अंदर कदम बढ़ा दिए। ये देखकर कंचन गुस्से से पागल हो गई। उसने गुस्से से कहा, मयूरी, चलो यहां से। जहां तुम्हारी कद्र नहीं, वहां रुकने का कोई मतलब नहीं। वहीं सिद्धार्थ की मां सारिका ने यह सब देख लिया था। वो गुस्से में विला के अंदर गई। उसने सिद्धार्थ पर चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो ठीक है, हम डिवोर्स पेपर साइन कर देंगे। उसकी बात सुनते ही सीढ़ियों पर खड़े सिद्धार्थ ने अपनी छाती पर हाथ रखा। डिवोर्स सुनते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर घोंप दिया हो। लेकिन उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। वो बस ऊपर कमरे की तरफ बढ़ता गया, अपने प्यार और दर्द को अपने अंदर दफन करते हुए। कमरे में पहुंचते ही सिद्धार्थ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके नाक से ताजा खून बह रहा था, जो उसके गालों से होकर कालीन पर गिर रहा था। ये देखकर सारिका चीख पड़ी। ओह! पूरे विला में अफरा तफरी मच गई। नर्सें ऑक्सीजन मास्क लेकर दौड़ी। डॉक्टर नितेश ने सिद्धार्थ की छाती पर दबाव डालकर सीपीआर देना शुरू कर दिया। नितेश ने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ, सांस लो, मयूरी को भूल जाओ, तुम्हें जीना होगा। गहरी गहरी सांस लो सिद्धार्थ। नितेश के माथे पर पसीना टपक रहा था। 10 सेकंड जो अनंत काल जैसे लगे। उसके बाद सिद्धार्थ ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। सारिका, जो सदमे में थी, अपने पीछे चल रहे हेमराज की बाहों में गिर पड़ी। तभी नितेश की थकी हुई आवाज ने उनको बताकर कहा, ये प्रेम का जादू है। मयूरी उसकी कमजोरी है। जब वो उसके बारे में सोचता है तो उससे मिलता है। अभिशाप उस पर हमला करता है। कल रात पहली बार और आज फिर। अगर ऐसा चलता रहा तो अगली बार शायद हम उसे बचा ना पाएंगे। उसकी बात सुनकर सारिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, तो इसे क्या करना चाहिए? मयूरी को क्या करना चाहिए? नितेश ने गंभीरता से कहा, आंटी, फैसला आपको करना है। मयूरी की अनुपस्थिति में ही सिद्धार्थ जिंदा रह सकता है। प्रेम दो लोगों का मामला है, लेकिन अभी यह जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ होश में आया। उसने अपने माथे को सहलाया। उसे चक्कर आ रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, मयूरी कहाँ है? उसका पहला सवाल यही था। देश ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, वो चली गई सिद्धार्थ, तुम उसे सच में क्यों नहीं बताते? आगे से सिद्धार्थ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर उसे पता चला कि उसका अस्तित्व मेरे लिए खतरा है तो वो मुझे छोड़ देगी। वो अपराध बोध में जिएगी। मैं उसे इस तरह टूटते नहीं देख सकता। मैं स्वार्थी बन सकता हूँ, लेकिन उसे खो नहीं सकता। अभी थोड़ा दर्द सह लूंगा, कम से कम उसे देख तो सकता हूँ। तभी उसका फोन बजा। सिद्धार्थ ने शांत लेकिन कठोर आवाज में शेयर होल्डर की मीटिंग कैंसिल करने का ऑर्डर दिया। उसका पुराना खतरनाक रूप वापस आ गया था। वो सिद्धार्थ जो अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता। उसी समय बाहर शोर हुआ। वंशिका अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, बॉडीगार्डों से लड़ रही थी। तभी एक बॉडीगार्ड सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। ये देखकर नितेश जोर से हंसा और उसने हंसकर कहा,
सिद्धार्थ, ये महिला पूरा विला तबाह कर देगी। तुम्हें इससे खुद निपटना होगा। उसके बाद सुनते ही सिद्धार्थ ने एक नंबर मिलाया। जब दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया तो इधर से सिद्धार्थ ने कहा, छोटे भाई, मुझे परेशानी हो रही है, जल्दी आ जाओ। ये कहने के बाद उसने फोन कट कर दिया। तभी एक बॉडीगार्ड कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर आए। उसने डॉक्यूमेंट्स सिद्धार्थ को देकर कहा, प्रेसिडेंट सर, ये ताजा खबर है। जाह्नवी का लवर दीक्षांत खत्री इलीगल हथियारों के बिजनेस में शामिल है। वही हथियार जो बैकोल लेक में आप पर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने धीरे से बदबदा कर कहा, जाह्नवी, अब शिकारी का समय है। इसके बाद 4 दिन बीत गए। मयूरी का बुखार उतर चुका था, लेकिन सिद्धार्थ नहीं लौटा। नाश्ते की मेज पर मयूरी ने हिम्मत जुटाई। उसने दृढ़ता से कहा, पापा, मम्मी, नन्हा मास्टर गुलेरिया लगभग 100 दिन का हो गया। सिद्धार्थ यहाँ नहीं था, इसलिए हमने 1 महीने का जश्न नहीं मनाया। अब हम उसके लिए 100 दिन का जश्न मनाना चाहते हैं। वो उम्मीद कर रही थी कि ये इवेंट उनके बीच की दूरियों को मिटा देगा। वो सिद्धार्थ को वापस पाना चाहती थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मेज पर सन्नाटा छा गया। सारिका और हेमराज जो एक दूसरे को देख रहे थे, वो जानते थे कि सिद्धार्थ का यहाँ आना मतलब उसकी मौत को इनविटेशन देना होगा। इसलिए हेमराज ने भारी मन से कहा, मयूरी, सिद्धार्थ आजकल काफी बिजी है, तुम्हारा शरीर भी कमजोर है, हमें 100 दिन के इवेंट को भूल जाना चाहिए। उसकी बात सुनते ही मयूरी का हाथ जम गया। उसने अविश्वास से उन्हें देखकर कहा, पापा। तभी सारिका ने नजरें चुरा कर कहा, हाँ मयूरी, सिद्धार्थ को परेशान मत करो, हम सिर्फ नन्हे गुलेरिया पर ध्यान देते हैं। परेशान, यह सुनकर मयूरी को जैसे लगा कि उसे कोई थप्पड़ मार दिया हो। वो सिद्धार्थ की वाइफ थी और अब उसका पति से मिलना एक परेशानी बन गया। ये अजनबी महिला ने भी ये क्या कहा था, दूर रहो। और अब उसके सास ससुर भी यही कह रहे थे। मयूरी ने धीरे से कहा, माँ, आप भी यही कह रही हैं। मयूरी की आवाज में दर्द था। उसकी बात सुनते ही सारिका ने शर्म से सिर झुका लिया। वहीं मयूरी ने चम्मच नीचे रखा। उसकी भूख मर गई थी और दिल भी। उसने दुखी मन से कहा, पापा, मम्मी आप खाइए, मैं कमरे में जा रही हूँ। वो उठी और चली गई। पीछे छोड़ गई एक अधूरा नाश्ता और बहुत सारे अनकहे सवाल। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक पूरा परिवार उसके खिलाफ क्यों हो गया। क्या उसने कोई गलती की? क्या सिद्धार्थ सचमुच अब उसे नहीं चाहता था? तभी नीचे उसके ससुर हेमराज की आवाज गूंजी, मयूरी। मयूरी के कदम सीढ़ियों पर ठिठक गए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और वो फिर अनसुना कर तेजी से अपने कमरे में भाग गई। बेडरूम पर लौटकर वो बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसका दिमाग बिल्कुल कोरा था, मानो विचारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। वो सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन भावनाओं का ज्वार नहीं रुक रहा था। उसकी नाक की नोक लाल हो रही थी। वो गले में एक भारीपन महसूस हो रहा था। वो रोना चाहती थी, दहाड़े मार मार कर। उसकी अपनी निगाहें छत की तरफ उठ गई। बड़ी मुश्किल से उसने उमड़ते आंसुओं को अंदर वापस धकेला। खुद को संभाल कर वो मुड़ी, अलमारी खोली और अपने कपड़ों का एक सेट निकाला। उसने खुद को बिजी रखना था। अचानक उसे याद आया कि वो पिछले कुछ दिनों में अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल नहीं गई। इसके बाद मयूरी हॉस्पिटल के वार्ड में पहुंच गई। अंदर का दृश्य देखकर उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। उसकी माँ चंचल बिस्तर पर लेटी थी और सुरभि उसके कुर्सी पर बैठी बातें कर रही थी। सुरभि ने उत्साह से कहा, आंटी, आपका रंग रूप आजकल बहुत पहले से बेहतर हो रहा है। आगे से चंचल ने उसकी आवाज में कहा, डॉक्टर सुरभि, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अगर आपने मेरे लिए इतना अच्छा डॉक्टर न ढूंढा होता, तो रोज आकर मेरा मन न बहलाया होता, तो शायद मैं इतनी जल्दी ठीक न हो पाती। तभी सुरभि ने हंसकर हाथ हिलाकर कहा, आप क्या कर रही हैं आंटी? आप बहुत विनम्र हैं। मयूरी और मैं अच्छे दोस्त हैं, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे भी आप अभी सिर्फ 35 साल की हैं। आपको देखकर मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप 100 साल तक जिएंगी। उसकी बात सुनकर चंचल मुस्कुराई और उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर की बात मान लेती हूँ। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां मयूरी खड़ी थी। उसने मयूरी को देखकर कहा, अरे मयूरी, तुम आ गई। मयूरी ने खुद को नॉर्मल किया और मुस्कुराकर अंदर कदम रखकर बोली, माँ, सुरभि दीदी, मैंने आप दोनों को इतनी खुशी से बात करते देखा तो बीच में टोकना ठीक नहीं लगा। आगे से सुरभि ने मयूरी को देखकर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मयूरी, एक खुशखबरी है। आंटी को आज रात डिस्चार्ज मिल सकता है।
उसकी बात सुनकर मयूरी ने एक्साइटेड होकर कहा, ओह सच में? मयूरी की आंखों में चमक उतर आई। आगे से सुरभि ने पुष्टि करके कहा, जी हाँ, प्रोफेसर का कहना है कि बीमारी स्थिर है और गंभीर नहीं, बस दवा और सहयोग की जरूरत है। आंटी कम से कम 80 साल तक तो आराम से जिएंगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने भावुक होकर उसे गले लगाकर कहा, सुरभि दीदी, ये बहुत अच्छी खबर है, अगर आप ना होती तो मैं क्या करती। सुरभि ने प्यार से मयूरी के सिर पर हाथ फेरा और नकली गुस्से से कहा, मयूरी, अगर तुम मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी दिखाओगी तो हमारी दोस्ती का क्या मतलब। आगे से मयूरी ने उसे छोड़ा और शरारत से आंख मारकर कहा, ठीक है, तो अब नो फॉर्मेलिटी। इसके बाद वो फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी चंचल ने उनको याद दिलाकर कहा, मयूरी, तुमने कहा था कि सिद्धार्थ वापस आ गया है। मुझे पता है उसे चोट नहीं आई, फिर भी माँ का दिल है, चिंता होती है। आज रात मेरी छुट्टी है, उसे खाने पर बुला लो, हम सब साथ वक्त बिताएंगे। और हाँ, मेरे नन्हे नाती को भी देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं मैं, बहुत दिन हो गए देखे हुए। सिद्धार्थ का नाम सुनते ही मयूरी की आंखों में गहरा दर्द गिर गया। उसने तुरंत मुखौटा पहन लिया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, माँ, आप जानती हैं ना, वो कितना बिजी रहते हैं। इतने दिन वो लौटे हैं तो काम का बोझ भी है। जब फुर्सत मिलेगी तो वो आपसे मिलने के लिए आ जाएगा। उसकी बात सुनकर चंचल ने भोलेपन से सहमति जताकर कहा, हाँ, मर्दों का काम जरूरी होता है। इसके बाद सुरभि अपने काम पर लौट गई और मयूरी सीढ़ियों से नीचे एक कोने में आ गई। कोमल हाथों से उसने फोन मिलाया और नंबर मिलाया जो उसकी धड़कन था। सिर्फ एक रिंग के बाद फोन उठ गया। उधर से कमजोर आवाज आई, हेलो। उस तरफ से आई और धीमी और गहरी आवाज ने मयूर के कानों को सुन कर दिया। यह आवाज जिसे सुनने के लिए वो तरस गई थी। मयूरी चुप रही। उसने अपनी नजरें अपने पैरों पर टिका दी और होठों को जोर से भींच लिया। 10 सेकंड का भारी तनाव। फिर उस तरफ से आवाज आई, मयूरी, क्या हुआ? उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि मयूरी की सारी शिकायत आंसू बनकर आंखों में जमा हो गई। अगर वो कठोर होता तो शायद आसान होता, लेकिन ये कोमलता उसे तोड़ रही थी। मयूरी ने धीरे से कहा, माँ ने आज रात खाने पर बुलाया है, क्या तुम आ रहे हो? उसने कोशिश की कि उसकी आवाज स्थिर रहे, लेकिन उसमें एक सख्त जिद और छिपी हुई रिक्वेस्ट दोनों थी। उधर से फिर सन्नाटा छा गया। वो खामोशी आधी सदी जितनी लंबी थी। अंत में एक विनम्र और ठंडा जवाब आया, मुझे आज रात काम करना है, मेरे पास समय नहीं है। उसकी बात सुनकर मयूरी हंस पड़ी। उसने एक ऐसी हंसी जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने अपनी मुट्ठी को होठों पर रखकर अपनी सिसकी रोकी। उसने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने का असफल प्रयास करके कहा, ठीक है, माँ 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में है, वो तुम्हारे लिए चिंतित है। क्या तुम सिर्फ उनसे मिलने नहीं आ सकते, बस थोड़ी देर के लिए? दूसरी तरफ से फिर से कोई जवाब नहीं आया। इतनी खामोशी कि लगा फोन कट चुका है। जब उधर से सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा तो मयूरी ने इधर से निराशा भरी आवाज में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी सिद्धार्थ, मैं बस हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद उसने जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया। दोपहर ढलने वाली थी, शाम हो गई और इसके बाद नादान सा विश्वास था कि वो आएगा। शाम गहरी हो गई थी। चंचल सो चुकी थी। मयूरी एक मैगजीन के पन्ने पलट रही थी, बिना कुछ पढ़े। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। कोई वार्ड की तरफ आ रहा था। मयूरी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो झटके से उठी। चेहरे पर खुशी और आश्चर्य मिश्रित था। उसने मुस्कुराकर कहा, सिद्धार्थ, तुम आ गए। लेकिन जैसे ही उसने आगंतुक को देखा वो जम गई। वो सिद्धार्थ नहीं था, वो नितेश था। नितेश शांत भाव से कई वार्ड में दाखिल हुआ। उसने सोते हुई चंचल को देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, मयूरी। मयूरी ने मैगजीन नीचे रखी। निराशा उसके रोम रोम से झलक रही थी। उसने निराशा भरी आवाज में कहा, नितेश भाई। उसकी हताशा देखकर नितेश हल्का सा मुस्कुराया। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा था तुम मुझे अब कभी इस नाम से नहीं बुलाओगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने अनमने ढंग से होंठ खींचे, लेकिन उसकी निगाहें अब भी नितेश के कंधे के पीछे दरवाजे की तरफ भटक रही थी। वो अब भी उसे ही ढूंढ रही थी। नितेश ने उसकी उम्मीद को तोड़कर कहा, मयूरी, अब और मत देखो, सिद्धार्थ ऑफिस में है, वो नहीं आया है। आगे से मयूरी ने कांपती आवाज में कहा, क्या उसने आपको भेजा है?
आगे से नितेश ने सीधे जवाब देने के बजाय टॉपिक चेंज करके कहा, मैंने अभी आंटी के रिकॉर्ड्स देखे। जो एक्सपर्ट उनका इलाज कर रहे हैं वो मेरे पुराने रिलेशन में हैं। अगर आंटी तनाव में रहे और वो सब ठीक रहेगी, मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर मयूरी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, शुक्रिया नितेश भाई। तभी नितेश ने बाहर की तरफ इशारा करके कहा, क्या हम बाहर बात कर सकते हैं? आगे से मयूर ने सिर हिला दिया और उसके पीछे चला गई। गलियारे में आते ही मयूर ने सीधे पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? आगे से नितेश ने गहरी सांस लेकर कहा, मयूरी, जब सिद्धार्थ का प्लेन क्रैश हुआ तो वो पैराशूट से बेकौल झील के पास एक जंगल में उतरा। वहां वंशिका और उसके भाई ने उसे बचाया, लेकिन अगले 10 दिनों तक कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने उनका पीछा किया। वे उसे मारना चाहते थे। वो मौत के मुंह से बाल बाल बचा है। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या? वो उसे क्यों मारना चाहते हैं? आगे से नितेश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, यह मामला बहुत जटिल है। सिद्धार्थ किसी बड़ी मुसीबत में फंसा है। वो नहीं चाहता कि तुम इस आग की लपटों में आओ। वो इसकी जांच कर रहा है, इसलिए वंशिका उसकी मदद कर रही है। वो चाहता है कि तुम कोई गलत फहमी में भी ना रहो। उसके बाद सुनते ही मयूरी की आंखों में एक शून्यता आ गई। वो खुद पर ही व्यंग से हंसी। उसने हंसकर कहा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो मुझे बचाने के लिए मुझसे दूर है, और आप भी यही उम्मीद करते हैं कि मैं उसे परेशान न करूं, है ना? नितेश जानता था कि वो बहुत समझदार है, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल। उसकी हाँ पाते ही मयूर ने कड़वाहट से हंसकर कहा, आप सब कहते हैं वो बिजी है, वो खतरे में है, लेकिन मैं उसकी वाइफ हूँ। क्या मेरा उसके सुख दुख में साथ रहने का कोई हक नहीं? हमारे बीच की स्थिति अब अलग होने जैसी है, और आप लोग चाहते हैं कि मैं उससे मिलूं भी नहीं। आगे से नितेश ने उसको समझाने की कोशिश करके कहा, मयूरी, ये उसकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन मयूरी ने निराशा में कहा, अगर आप सब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सच्चाई ये है कि आप लोग मुझे उनसे अलग करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मयूरी की आवाज टूट रही थी। उसकी बात पूरी होने के बाद नितेश चुप रहा। वो झूठ नहीं बोल सकता था। वो उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकता था। यह सब इंतजार कब खत्म होगा? वहीं मयूरी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धुंधला दिखाई देने लगा और उसने पागलों की तरह हंसकर कहा, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना? मैं सिर्फ 21 साल की हूँ। आप किस आधार पर सोचते हैं कि मैं पूरी जिंदगी उसका इंतजार करूंगी? ये कहकर वो मुड़ी और जाने लगी। तभी नितेश ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, मयूरी। मयूरी ने बिना मुड़े सिसक कर कहा, आप सब, क्या आपको नहीं लगता कि आप सब मेरे साथ बहुत ज्यादा जातीयती कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर नितेश स्तब्ध रह गया। उसकी पकड़ ढीली हो गई, जिससे मयूरी वहां से भाग गई। मयूरी गलियारे में दौड़ रही थी जब वो सुरभि से टकरा गई। अभी सुरभि ने उससे पूछा, मयूरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मयूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां से निकल गई। सुरभि उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। तभी उसने नितेश को हॉल में आते देखा। वो हमेशा की तरह प्रभावशाली दिख रहा था। हल्के भूरे रंग का कश्मीरी कोट, काला स्वेटर और सफेद कॉलर। उसकी शख्सियत में एक ऐसी गरिमा थी जो वक्त के साथ निखर रही थी। सुरभि एक पल के लिए उसे देखती रह गई। सफेद रंग उस पर सबसे ज्यादा जस्ता भी था। और वहीं नितेश ने उसे देखा, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ गया। तभी सुरभि ने उसके पास से गुजर कर पूछा, तुमने मयूरी से क्या कहा? उसे क्यों रुलाया है? उसकी बात सुनते ही नितेश रुक गया। उसने तिरछी नजरों से उसे देखकर कहा, मुझे तुम्हें सफाई देने की क्या जरूरत है? आगे से सुरभि ने उसकी आंखों में सामना करके कहा, मयूरी यंग मास्टर सिद्धार्थ की वाइफ है, जो तुम्हारी जिगरी दोस्त है। उससे इस तरह का दुखी करना, मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ को यह पसंद आएगा। यह सुनते ही नितेश पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सुरभि घबराकर पीछे हट गई। वो दीवार से जा टकराई। नितेश उसके बिल्कुल करीब आया। उसने उसे छुआ नहीं, लेकिन उसका एक हाथ उसकी बगल के दीवार पर टिक गया। उसकी उपस्थिति ही काफी थी सुरभि की सांसें रोकने के लिए। उसने सुरभि की आंखों में देखकर कहा, डॉक्टर सुरभि, तुम मेरे दोस्त की याद दिला रही हो। मैं मयूरी को समझा रहा था कि वो भावुक हो गई। तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? यह उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। उसकी बात सुनकर सुरभि घबरा गई। तभी नितेश ने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया और सुरभि को छूने वाला था। उसने डर और उम्मीद की आंखों में बंद कर ली। तभी एक व्यंग्यात्मक हंसी गूंजी। उसने हंसकर कहा,
इतने सालों के बाद तुम जरा भी नहीं बदली। मेरे हाथ बढ़ाते ही आंखें बंद कर ली। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें चूमने वाला हूं। उसकी बात सुनते ही सुरभि ने झटके से आंखें खोली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने चिढ़कर कहा, नितेश, क्या यह मजाक का वक्त है? उसने देखा नितेश की आंखों में शरारत थी, लेकिन चेहरा गंभीर था। सुरभि को पुराने दिन याद आ गए जब वो एक साथ थे। वो हमेशा बोलती रहती थी कि ऑक्सफोर्ड का जीनियस चुपचाप सुनता है। तभी एक आवाज आई, सुरभि। ये शुभम था, हॉस्पिटल का डायरेक्टर। सुरभि ने तुरंत खुद को संभाला और सीधी खड़ी हो गई। नितेश ने शुभम को देखा, फिर सुरभि के कानों में फुसफुसा कर कहा, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। ऐसा चेहरा मत बनाओ कि किसी के प्रेम के जाल में फंसी हो तुम। इससे पहले कि सुरभि परिचय करवा पाती, नितेश मुड़ा और अपनी जेब में हाथ डालकर अपने नपे तुले कदमों के साथ वहां से चला गया। उसकी चाल में अहंकार और शिष्टाचार की एक अजीब मिश्रण था। तभी सुरभि ने पास आकर शुभम ने बोला, क्या ये वही नितेश है जिसे तुम आज भी याद करती हो? सुरभि ने कहा, हाँ। शुभम ने कहा, तो फिर से उसे क्यों नहीं कह देती? आगे से सुरभि ने कहा, मैं नहीं कहूंगी। ये कहकर वो अपोजिट दिशा में चली गई। वहीं उधर मयूरी गुलेरिया विला में वापस पहुंच गई थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक दृढ़ निश्चय था। वो सीधे अपने बेडरूम में गई। उसने डफल बैग निकाला और कपड़े भरने लगी। तभी उसकी सास सारिका कमरे में आई। उसने मयूरी से कहा, मयूरी, खाना लग गया है। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती, उसकी नजर मयूरी के बैग पर पड़ी, जिसे देखते ही वो हैरान होकर बोली, अरे, तुम बैग क्यों पैक कर रही हो? मयूरी ने शांत भाव से सारिका की तरफ देखकर कहा, माँ, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर सारिका घबरा गई। उसने घबरा कर पूछा, कहाँ? क्या वापस अपने पुराने घर? आगे से मयूर ने सिर हिलाकर कहा, मेरी माँ को डिस्चार्ज मिल गया है। उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं कुछ समय उनके साथ रहूंगी। उसकी बात सुनकर सारिका की आंखें भर आई। वो जानती थी कि यह सच नहीं है, एक निर्वासन था। उसने मयूरी का हाथ पकड़कर कहा, मयूरी, हमें माफ करना। गुलेरिया परिवार तुम्हारा अपराधी है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है ना बेटा। आगे से मयूर ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, मैं समझती हूँ माँ, मुझे पता है आप सब सिद्धार्थ की भलाई के लिए कर रहे हैं। कॉन्सिडेंस से मेरी माँ को भी मेरी जरूरत है, और तो ये सही समय है। इसी बीच मयूरी का सामान पैक हो गया। इसके बाद मयूरी नीचे हॉल में आई। वहां नैनी नन्हे मास्टर गुलेरिया को गोद में लिए खड़ी थी। उसको देखते ही मयूरी ने बाहां फैलाकर कहा, नन्हे गुलेरिया, आओ मम्मा के साथ चलो। लेकिन आगे से नैनी हिचकिचाई। उसने डर कर सारिका की तरफ देखा। उसे इस समय ससुर हेमराज भी ऑफिस से लेटे और लिविंग रूम का दृश्य देख रहे थे। सारिका कुछ पल चुप रही, फिर दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने कहा, बच्चे को मैडम को दे दो। नैनी ने झुककर कहा, जी। और उसने बच्चा मयूरी को दे दिया। मयूरी अपने बेटे को सीने से गला लगा लिया और मानो वह उसकी दुनिया हो। उसके बाद उसने सारिका की तरफ मुड़कर कहा, माँ, मैं जा रही हूँ। मैंने आपके बेड साइड टेबल पर कपड़ों की मैचिंग की एक डायरी रखी है। और माँ, अब आप दादी बन गई हैं। प्लीज अपनी कमर का ध्यान रखिएगा। मैंने आपके लिए डांस ट्यूटोरियल की डिस्क भी रखी है, उसे जरूर देखिएगा। सारिका का गला रुंध गया। वो कुछ नहीं बोल सकी और उसने अपना चेहरा घुमा लिया। वहीं मयूरी ने अपने बेटे को गोद में उठाया और मेन गेट की तरफ बढ़ी। हेमराज वहां खड़े थे। उन्होंने मयूरी को देखकर हताशा में कहा, मयूरी। उनकी आवाज भारी थी। उनकी आवाज सुनते ही मयूरी रुकी। उसने मुस्कुराकर हेमराज की तरफ देखकर कहा, पापा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सिद्धार्थ लौट आए हैं। कंपनी और घर अब सुरक्षित है। मैं आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन उसकी बात सुनकर हेमराज का दिल भर आया। उन्होंने मन ही मन में कहा, मदद नहीं कर सकती? इस घर को बिखरने से तो तुमने ही बचाया था। तभी मयूर ने आगे कहा, पापा, मैं बस थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने मुझे बेटी माना। अगर आपको या माँ को नन्हे गुलेरिया की याद आए तो किसी को भेजकर बुलवा लीजिएगा, या आप आ जाइएगा। रास्ता तो छोटा ही है। आगे से हेमराज ने उनसे नजरें नहीं मिला पाए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है। मयूरी ने एक आखिरी बार उस घर को देखा और जो कभी उसका था। फिर अपने बेटे को लेकर बाहर की दुनिया में कदम रख दिया। वो अकेली थी, लेकिन स्वाभिमान भी थी इसके चेहरे पर। मयूरी ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कोमलता से उसके माथे को चूम कर कहा, नन्हे मास्टर गुलेरिया, दादा दादी को अलविदा कह दो। नन्हा गुलेरिया अपनी माँ की गोद में खेल रहा था। उसकी बड़ी चमकीली आंखों में दादाजी को देखकर एक अलग चमक आ गई।
उसने ऊपर खड़ी दादी को देखा और अपनी नन्ही रुई जैसी उंगलियों से हवा में कुछ इशारे किए। वो बेफिक्र होकर खिलखिलाया और माँ की बाहों में सिमट गया। उसे क्या पता था कि विदाई का मतलब क्या है। उसके लिए तो सब एक खेल था। वहीं मयूरी का दिल भर आया। उसने बेटे को फिर से चूमा और अपनी डबडबाई आंखों से ससुर सास को देखते हुए कहा, मॉम डैड मैं जा रही हूँ। इसके बाद वो भारी कदमों से दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वहीं बूढ़ा बटलर दरवाजे पर मुस्तैद था। उसने झुककर सम्मान देकर कहा, मैडम। मयूरी रुकी और उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बटलर, आपको बाहर तक आने की जरूरत नहीं है। गाड़ी वहीं खड़ी है। आप बस मास्टर और मैडम का ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे तुरंत बता देना। मैं जाऊंगी। और उसकी नजर एक पल के लिए पीछे मुड़ी। उसने आगे कहा, सिद्धार्थ को कह दीजिएगा अब उसको बाहर रुकने की जरूरत नहीं। वो यहीं रुक सकता है। उसको भी अपने माता पिता के प्रति भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। तभी आगे से मैडम बूढ़ा बटलर कुछ कहना चाहता था। उसकी आंखों में एक अनकही रिक्वेस्ट थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। तभी मयूरी ने हेल्पर को इशारा करके कहा, चलिए। इसके बाद वो विला के मेन गेट से बाहर निकल गई। बाहर धर्मपाल, उनका पुराना वफादार ड्राइवर, गाड़ी के पास खड़ा था। उसने तुरंत ट्रंक खोला और सामान रखवाया। मयूरी पिछली सीट पर अपने बेटे को लेकर बैठ गई। तभी कार की खिड़की पर दस्तक हुई। ये चंचल थी, मयूरी की माँ। उनकी आंखों में नन्ही गुलेरी के लिए लाड प्यार उमड़ रहा था। उन्होंने बेफिक्र से ही अपनी बाहों में उसे भर लिया और गालों पर दो जोरदार चुम्बन देकर कहा, ओह मेरे नन्हे राजकुमार, क्या तुम्हें नानी की याद आई? नानी को तो अपने आज्ञाकारी पोते की बहुत याद आई है। गाड़ी में हीटर की गर्माहट थी। मयूरी ने बच्चे के कपड़े थोड़े ढीले किए। चंचल ने बच्चे के साथ खेलकर बनावटी गुस्से में मयूरी को देखकर कहा, मयूरी ये क्या बदतमीजी है? हम तुम्हारे ससुराल के दरवाजे तक आए, तुमने हमें अंदर ने भी नहीं बुलाया। आगे से मयूरी ने बात संभाल कर कहा, माँ अगर आप अंदर जाती तो मेरे सास ससुर को फॉर्मल खाने का इंतजाम करना पड़ता। सिद्धार्थ अभी अभी लौटा है। वो बहुत बिजी है। हम क्यों उनकी परेशानी को बढ़ा दें? उसकी बात सुनकर चंचल ने प्यार से बेटी का सिर थपथपा कर कहा, तुम हमेशा दूर की सोचती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल पूरी तरह वहीं बसा है। आगे से मयूर ने बच्चों की तरह माँ के कंधे पर सिर रखकर कहा, माँ, क्या मैं आपके लाडले नाती को आपके पास नहीं लाई? इसके बाद गाड़ी में हंसी गूंज उठी। नन्ना गुलेरिया भी अपनी नानी की गोद में खुश होकर किरकारियां भरने लगा। धर्मपाल ने रियर व्यू मिरर में मुस्कुराकर उनको देखकर कहा, मयूरी बेटा चलें क्या? मयूरी ने एक आखिरी बार गुलेरिया विला की तरफ देखा। उस भव्य बिल्डिंग में उसकी यादें, उसका प्यार, उसका दर्द, सब कुछ था। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे से ड्राइवर से कहा, हाँ काका चलिए। उसने इतना ही कहा कि गाड़ी आगे बढ़ गई। तभी चंचल ने उससे पूछा, अगर सिद्धार्थ को पता चला कि तुम हमारे पास हो तो क्या वो गुस्सा होगा? उसकी बात सुनते ही मयूरी की आंखें बंद, आंखों में एक आंसू लुढ़क गया। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान लाकर बोली, वो गुस्सा नहीं होगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी। तभी चंचल ने आगे पूछा, तुम कितने दिन रुकोगी? मयूर ने हिचकिचाकर जवाब देकर कहा, जब तक वो मुझे लेने नहीं आता। ठीक उसी वक्त एक मोड़ पर सामने से एक काले रंग की आलीशान बेंटले कार गुजरी। दोनों गाड़ियां एक दूसरे को छूते छूते बची। ड्राइवर ने कुशलता से गाड़ी निकाली और ट्रैफिक में खो गए। वहीं बेंटले में बैठे सिद्धार्थ की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। एक जानी पहचानी गाड़ी गुजरी थी। उसकी बाईं आंख फड़की। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और एक्सीलेटर पर पैर दबाया। गाड़ी हवा से बातें करते हुए विला के पोर्च में रुकी। सिद्धार्थ तेजी से बाहर निकला। काले सूट में उसका लंबा सुडौल शरीर और भी प्रभावशाली लग रहा था। वो आंधी की तरह घर में दाखिल हुआ, लेकिन सन्नाटा। वो घर जो कभी उसकी हंसी प्यार से गूंजता था, आज एकदम खाली और वीरान लग रहा था। उसे उम्मीद थी कि पीली रोशनी में एक मुस्कुराती हुई लड़की उसका इंतजार कर रही होगी, जिसकी आंखों में उसके लिए बेशुमार प्यार होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़कर सीधे बेडरूम में गया। दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल साफ था। बिस्तर पर चादरें सलीके से बिछी थी। उसने अलमारी खोली, वो भी खाली और वो जा चुकी थी। सिद्धार्थ ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, नन्हे को लीजिए। उसका दिल अपने बेटे के लिए तड़प रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि मयूरी उसे अपने साथ ले गई होगी। अचानक उसके घुटनों में जान निकल गई। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया और एक गहरा खालीपन उसके सीने में उतर गया। उसने बहुत सी चोटें पहुंचाई थी। तभी किसी ने कहा, सिद्धार्थ तुम आ गए।
दरवाजे पर सारिका खड़ी थी। आगे से सिद्धार्थ ने सिर नहीं उठाया। वो जवाब देने की स्थिति में नहीं था। तभी सारिका ने धीरे से कहा, मयूरी बच्चे को लेकर अपने मायके गई है। वो बहुत समझदार है। उसने बिना कोई तमाशा किए हालात को संभाल लिया। जब जब तुम इस प्रेम शराब से मुसीबत से निपट लोगे, हम उसे सम्मान के साथ वापस ले आएंगे। ऐसे टाइम गुजरता रहा, लेकिन सिद्धार्थ चुपचाप उस अंधेरे कमरे में बैठा रहा। उसकी परछाई दीवार पर अकेली और उदास दिख रही थी। वहीं सारिका की आंखों में आंसू थे। जिस बहू ने इस घर को बिखरने से बचाया था, आज वो चुपचाप चली गई। उसने कभी अपनी तकलीफ नहीं जताई, बस परिवार की ढाल बनकर खड़ी रही। और अब जब उसे लगा कि उसकी जरूरत नहीं, तो उसने अपना आत्मसम्मान समेटा और निकल गई। वहीं बूढ़ा बटलर गलियारे में खड़ा ये सब देख रहा था। उसे याद आया कि कैसे मयूरी ने कंपनी और परिवार को तूफानों से बचाया। आज वो वीरांगना जा चुकी थी। उधर मयूरी को मायके में 2 दिन हो चुके थे। उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। तभी उसकी दोस्त मधु आधमकी उसे जबरदस्ती शॉपिंग के लिए बाहर ले गई। मधु ने मॉल में टहलकर उससे पूछा, मयूरी, नन्ना गुलेरिया अब 3 महीने का है। तुम कब वापस जाने का सोच रही हो? मयूरी ने उदासीनता से एक शोरूम की तरफ देखकर कहा, अभी नहीं, अभी मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा है। मधु समझ गई मयूरी बात टाल रही है, इसलिए उसने मयूरी का मूड ठीक करने के लिए कहा, छोड़ो ये सब, चलो आज जमकर शॉपिंग करते हैं। सुना है शॉपिंग सबसे अच्छी थेरेपी है। ये एक हाई एंड मेंस वियर शोरूम में दाखिल हुई। मधु एक ड्रेस देख रही थी, लेकिन मयूरी की नजरें पुरुषों की एक सफेद कमीज पर अटक गई। वह अनजाने में ही उस कमीज के पास गई और अपनी उंगलियों से उसके फैब्रिक को सहलाने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी, जैसे वो उस कपड़े में किसी का स्पर्श महसूस कर रही हो। मयूरी ने देखा तो उसका दिल पसीज गया। मयूरी, जो हमेशा इतनी मजबूत दिखती थी, वो अंदर से टूट चुकी थी। तभी एक सेल्स गर्ल उनके पास आई और मुस्कुराकर बोली, मैडम, क्या आप ये शर्ट खरीदना चाहेंगी? मैं कुछ और डिजाइन दिखाऊं? उसकी बात सुनकर मयूरी हड़बड़ा गई। उसने तुरंत हाथ हटाकर कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मेरे हस्बैंड को शायद इसकी जरूरत नहीं। उसे याद आया कि सिद्धार्थ हमेशा कस्टम मेड कपड़े पहनता था। वो भला स्टोर की शर्ट क्यों पहनेगा? और वैसे भी अब उसके कपड़ों की चिंता करने का हक मयूरी के पास था ही कहाँ। तभी पीछे से एक तीखी आवाज आई, अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है, मिसेस सिद्धार्थ गुलेरिया। आवाज सुनते ही मयूरी ने मुड़कर देखा। सामने जानवी खड़ी थी, वही औरत जो हमेशा मयूरी से जलती थी। जानवी के साथ में एक आदमी था, बहुत स्टाइलिंग, महंगे सूट, चेहरे पर एक ऐसी शरारती मुस्कान जो बताती थी कि वो एक अमीर प्ले बॉय है। वो आदमी जानवी की कमर में हाथ डाले हुए था, लेकिन उसकी लंपट निगाहें मयूरी के ऊपर से नीचे तक उसको स्कैन कर रही थी। यह आदमी ने जानवी से पूछा, जानवी, ये सुंदरी कौन है? जानवी ने इंट्रो करवा कर कहा, ओ दिशांत, ये मयूरी है, यंग मास्टर सिद्धार्थ गुलेरिया की वाइफ। और मिसेस सिद्धार्थ गुलेरिया, ये है मेरे बॉयफ्रेंड दिशांत खत्री। दिशांत का नाम सुनते ही मयूरी सतर्क हो गई। यह शहर का एक कुख्यात रईस ज्यादा था। जैसे दिशांत ने सुना कि वो मिसेस सिद्धार्थ गुलेरिया है, उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया। तभी मयूर ने शिष्टाचार बनाकर कहा, मिस मारवा, मिस्टर खत्री, हेलो। आगे से जानवी ने ताना मारकर कहा, मिसेज गुलेरिया, आप यहाँ अकेले? नन्ना मास्टर गुलेरिया और यंग मास्टर सिद्धार्थ कहाँ हैं? आप तो हमेशा चिपके रहते थे। लगता है आजकल हस्बैंड वाइफ के बीच दूरियां आ गई। तभी मधु गुस्से में आगे बोली, लेकिन उसको बोलने से पहले ही मयूरी ने उसे रोक दिया। मयूरी जानती थी कि कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे खुद पर आएंगे। मयूरी ने एक बहुत विनम्र लेकिन कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मिस मारवा, आप बिल्कुल नहीं बदली। मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते की जितनी चिंता आपको रहती है, उतनी तो शायद मुझे भी नहीं। दुनिया में अगर हमारे रिश्ते का कोई सबसे बड़ा शुभचिंतक है, तो वो आप ही हैं। फिर मयूरी ने दिशांत की तरफ देखकर आगे कहा, हैरानी है मिस्टर खत्री को बुरा नहीं लगता कि उनकी लवर का दिल कहीं और अटका हुआ है। उसकी बात सुनते ही जानवी का चेहरा पीला पड़ गया। मयूरी ने एक ही बार में उसे चुप करा दिया। तभी दिशांत हंसा। उसे मयूरी का ये तेवर पसंद आया। उसने जानवी को थोड़ा ऊपर उठाकर कहा, बेबी, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर उसने मयूरी की तरफ मुड़कर कहा, मिसेज, मैं खुले विचारों का आदमी हूँ। वैसे आप में ऐसा क्या खास है जो यंग मास्टर सिद्धार्थ आप पर फिदा है? मुझे जानने की बहुत जिज्ञासा है। ये कहकर उसने थोड़ा मयूरी के करीब आने की कोशिश की। उसकी नजरें मयूरी को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी शिकार को तोलता है। उसने एक गंदी मुस्कान के साथ कहा, आपकी त्वचा, आपका फिगर, वाकई आप शहर की सबसे खूबसूरत महिला हैं। गुलेरिया परिवार की बहू होना
आपको और भी आकर्षक बनाता है। वहीं ये सब देखकर मधु को घिन आ रही थी। उसने नफरत भरे स्वर में कहा, छी, कैसे मर्द हो तुम? वहीं मयूरी ने शांत भाव से कहा, मिस्टर खत्री, जो अपनी लवर के झूठ को जानते हुए भी सच मान ले, वो या तो बहुत महान होता है या फिर बेवकूफ। मुझे नहीं लगता कि आप एक असली मर्द की श्रेणी में आते हैं। मयूरी की बात सुनते ही मधु खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये देखकर जानवी भड़क गई। उसने गुस्से में झुंझलाकर कहा, तुम। लेकिन दिशांत ने उसे रोक लिया। उसने मयूरी की बातों को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसका जुनून और बढ़ गया। उसने सेल्स गर्ल को इशारा करके कहा, जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड्स को कुछ महंगे कपड़े दिखाओ। फिर उसने जानवी को वहां से बीच में से हटा दिया। अब सिर्फ वहां मयूरी, मधु और दिशांत थे। दिशांत ने मुस्कुराकर कहा, मिसेज गुलेरिया, आपकी बातें बहुत तीखी हैं। मुझे ये चुनौती पसंद आई। आप में वो बात है जो जानवी में नहीं। एक राजकुमारी को जीतना आसान है, लेकिन एक रानी को। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, मयूर ने उसे सीधे देखकर कहा, मिस्टर खत्री, आप अपनी हद में रहें तो बेहतर होगा। उसी पल शोरूम का कांच का दरवाजा फिर खुला। ठंडी हवा का एक झोंका भीतर आया। सिद्धार्थ ने प्रवेश किया था। वो गहरे नीले रंग के लॉन्ग कोट में था, अंदर सफेद शर्ट जिसके ऊपर दो बटन खुले थे। उसकी पर्सनैलिटी में एक लापरवाह लेकिन शाही अंदाज था। उसके पीछे वंशिका भी थी, जो हमेशा की तरह लेदर जैकेट में किसी बॉडीगार्ड की तरह चल रही थी। उसको देखते ही मयूरी की सांसें अटक गई। उसको देखते ही सिर्फ कुछ दिन हुए थे, ऐसा लगा कि जैसे सदियां बीत गई। वो इतना आकर्षक लग रहा था, मयूरी की नजरें नहीं हटी। सिद्धार्थ की गहरी काली आंखों पूरे स्टोर में घूमी और सीधे मयूरी पर आकर रुक गई। उन आंखों में क्या था, पढ़ना मुश्किल था। गुस्सा, प्यार या सिर्फ खालीपन। तभी जानवी चेंजिंग रूम से बाहर निकली। सिद्धार्थ को देखकर चहक उठी। उसने सिद्धार्थ के पास आकर कहा, अरे यंग मास्टर सिद्धार्थ, क्या कोइंसिडेंस है। मैं अभी मयूरी से आपकी ही बात कर रही थी, लेकिन आप किसी और सुंदरी के साथ हैं। ये कहकर उसने वंशिका की तरफ इशारा किया। लेकिन सिद्धार्थ ने जानवी को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा दिशांत की तरफ देखकर कहा, प्रेसिडेंट दिशांत। तभी दिशांत एक शातिर मुस्कान के साथ आगे बढ़कर बोला, यंग मास्टर गुलेरिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरी अभी आपकी वाइफ से बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा अगर हम दोस्त बन जाएं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने मयूरी की तरफ देखकर कहा, इसका फैसला तो मेरी वाइफ करेगी। उसकी बात सुनते ही दिशांत ने मयूरी की तरफ देखकर कहा, लीजिए, आपके हस्बैंड ने तो इजाजत दे दी। मिसेज गुलेरिया, जब आपके हस्बैंड दूसरी महिलाओं के साथ बिजी होंगे तो मैं आपको शॉपिंग करवा सकता हूँ। उसके इस बात से माहौल तनावपूर्ण हो गया। मधु को लगा अब झगड़ा होगा ही, लेकिन मयूरी ने बहुत ही शांत और शाही अंदाज में सेल्स गर्ल की तरफ देखा और उसने उस सफेद शर्ट की तरफ इशारा किया जिसे वो पहले देख रही थी और कहा, मैं ये शर्ट लेना चाहूंगी, इसे पैक कर दीजिए। फिर उसने दिशांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में गजब का कॉन्फिडेंस था। उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मिस्टर खत्री, मेरे पास दोस्तों की कमी नहीं। और रही बात आपके साथ शॉपिंग की, तो उसके लिए आपको बहुत लंबा इंतजार करना होगा। उसका स्वर इतना ऑफिशियल और ठंडा था कि दिशांत भी एक पल के लिए दंग रह गया। मयूर ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसकी है और उसकी वफादारी कहाँ है। वहीं सेल्स गर्ल ने शर्ट पैक करके मुस्कुरा कर कहा, मैडम, साइज क्या है? आपने कहा था कि आपके हस्बैंड के लिए। क्या यही आपके हस्बैंड है? ये कहकर उसने सिद्धार्थ की तरफ इशारा किया, जो मयूर के ठीक पीछे खड़ा था। सिद्धार्थ की नज़र सेल्स गर्ल के हाथ में मौजूद उस नॉर्मल सी शर्ट पर पड़ी। फिर उसने अपनी छोटी सी वाइफ को देखा, जो उसके लिए एक आम स्टोर से कपड़े खरीद रही थी, जबकि वो खुद करोड़ों के सूट पहनता था। उसका सख्त दिल, जो पिछले कुछ दिनों से पत्थर बना हुआ था, उस एक पल में मोम की तरह पिघल गया। उसे कपड़ों की जरूरत नहीं थी, लेकिन वे कपड़े उसकी वाइफ ने खरीदे थे, इसलिए उसके दिल में उस नॉर्मल से कपड़ों की कीमत किसी खजाने से कम नहीं थी। तभी सेल्स गर्ल ने मुस्कुरा कर कहा, मैडम, आपके हस्बैंड का शरीर वाकई किसी मॉडल जैसा है। मैं इसे तुरंत पैक कर देती हूँ। लेकिन तभी मयूर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे एक बड़ा साइज दीजिए। मैं इसे अपने पापा के लिए खरीद रही हूँ। ये कहकर मयूर ने नजरें तक नहीं उठाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शून्यता थी। वहीं उसकी बात पूरी होते ही स्टोर में सन्नाटा छा गया। सिद्धार्थ की आंखों में चमक एक पल के लिए धूमिल हो गई।
तभी सेल्स गर्ल ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, जी जी बिल्कुल। वहीं मधु ने तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने के लिए मयूरी का हाथ पकड़कर कहा, अरे हमने तो ढेर सारी शॉपिंग का सोचा था। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक प्यारी सी समर ड्रेस चुनी है। मयूरी ने देखा और सिर हिला दिया। उसकी नजर एक शानदार काले गाउन पर पड़ी। उसने उस तरफ इशारा करके कहा, मुझे वो पहनकर देखनी है। उस ड्रेस को देखते ही मधु चौंक गई। वो ड्रेस काफी बोल्ड थी। उसने कनखियों से सिद्धार्थ को देखा, वो सोचकर कि क्या वो उसकी वाइफ को पब्लिकली ऐसे ड्रेस में देखना बर्दाश्त कर पाएगा। वहीं सेल्स गर्ल खुश हो गई। उसने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मैडम आपका टेस्ट बहुत क्लासिक है। ये ब्रांड का लेटेस्ट स्प्रिंग कलेक्शन है। आम लोग इसे कैरी नहीं कर सकते। उसके बाद सुनते ही मयूरी ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम की ओर बढ़ी। रास्ते में उसकी नजर जानवी पर पड़ी जो एक पर्पल ड्रेस में खड़ी थी। मयूरी उसके पास रुकी और उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मिस मारवा, पर्पल कलर साफ रंगत पर जचता है। इस ड्रेस में आप थोड़ी सांवली लग रही हैं और लगता है मिस्टर खत्री आपको बहुत खिला पिला रहे हैं। आपकी कमर की चर्बी बढ़ गई है। उसकी ये बात सुनकर पूरा स्टोर सन्न रह गया। जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं मधु और सेल्स गर्ल अपनी हंसी दबाने लगी। यहाँ तक कि वंशिका भी, जो च्युइंग चबा रही थी, मयूरी की बेबापी पर एक प्रशंसा भरी नजर डाली। जब मयूरी अंदर गई, निशांत ने एक शैतानी मुस्कान के साथ सिद्धार्थ के पास आकर कहा, सिद्धार्थ, मैं विदेश से सिर्फ जानवी के लिए लौटा था, लेकिन अब अफसोस हो रहा है। अगर मैं पहले आता तो तुम्हारी वाइफ से मिलता, तो शायद कहानी कुछ और होती। तुम्हारी पसंद वाकई काबिले तारीफ है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम जो भी कुछ सोच रहे हो भूल जाओ। तुम्हें सिर्फ जलन ही मिलेगी। आगे से दिशांत जोर से हंसा। उसने हंसकर कहा, अरे यंग मास्टर सिद्धार्थ, आप खुद तो अपनी वाइफ को छू भी नहीं सकते और दूसरों को भी रोक रहे हैं। मेरे पास एक सौदा है। मेरे पास लव कर्ज का इलाज है। अपनी वाइफ मुझे एक रात के लिए सौंप दो, मैं तुम्हें इलाज दे दूंगा। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ धीरे से दिशांत के कान के पास झुका। उसकी आवाज में एक खतरनाक नरमी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है जानवी जो मुझ पर लट्टू है, तुम इलाज दे देगी? तुम सिर्फ एक मोहरा हो। जिस दिन मैं ठीक हो गया, जानवी तुम्हें कचरे की तरह फेंक देगी। यह सुनते ही दिशांत की मुस्कान ठंडी पड़ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे खतरे पसंद है। वैसे भी अगर तुम मर गए तो सोचो तुम्हारी वाइफ का क्या होगा। कितने मर्द उसे पाने के लिए टूट पड़ेंगे। वह सिद्धार्थ को भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने दिशांत की बात के जवाब में कहा, उसे चाहने वालों की कमी नहीं, लेकिन जो उसे पाना चाहते हैं, उसे मेरी मौत के बाद भी अगले जन्म का इंतजार करना होगा। तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला। सेल्स गर्ल्स की सांसें थम गई। उसने तारीफ करके कहा, मैडम, वाह, ये तो जैसे आपके लिए ही बनी हैं। तभी सिद्धार्थ भी उसकी तरफ मुड़ा और उसकी दुनिया रुक गई। मयूरी एक काले गाउन में थी। गहरा वी नेकलाइन उसकी सुराहीदार गर्दन की और कॉलर बोन को उभार रहा था। गा उसकी 20 इंच की कमर पर कसा हुआ था। उसने उसका एस आकार का फिगर देवी की मूर्ति के जैसा लग रहा था। मां बनने के बाद उसकी त्वचा में वही पुरानी कोमलता और ताजगी थी। काला रंग उसके दूधिया रंग को और निखार रहा था। मधु तो सिद्धार्थ को भूल गई थी। उसने मयूरी की तारीफ करके कहा, मयूरी, तुम सचमुच एक देवी लग रही हो। वहीं दिशांत की आंखों में हवस उतर आई। उसने कई सुंदर लड़कियां देखी थी, लेकिन मयूरी वो तो कुदरत का करिश्मा थी। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, उसमें एक आग थी। ये व्यक्तित्व था और उस सिद्धार्थ की किस्मत से जल रहा था। वो उसे करीब से देखना चाहता था, लेकिन जैसे उसने कदम बढ़ाया, एक साया उसके और मयूरी के बीच में बनकर खड़ा हो गया। ये सिद्धार्थ था। उसने चुपचाप बिना कुछ कहे मयूरी को दिशांत की नजरों से ओझल कर दिया। वहीं मयूरी सीधे शीशे में खुद को देख रही थी। सेल्स गर्ल उसकी पीठ की तारीफ कर रही थी, जो गाउन के डीप कट के कारण आधी खुली थी। उसकी रीढ़ की हड्डी को रेखा को बड़ी आकर्षक दिखाई दे रही थी। तभी मयूरी ने आईने में सिद्धार्थ को देखा। वो उसके ठीक पीछे खड़ा था, दोनों हाथ जेब में। उसकी नजरें मयूरी की पीठ पर जमी थी। मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने घबराकर अपनी लटे कान के पीछे की। निशांत ने मयूरी को देखने के लिए थोड़ा झुकने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी स्थिति बदलकर मयूरी को पूरी तरह से ढक दिया। इधर जैसे ही मयूरी ने सिर झुकाया, तो उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वही मर्दाना ताजा खुशबू जो उसे मदहोश कर रही थी। वो उसके करीब था
उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो उसे छोड़ने आया था, फिर वो इतना करीब क्यों आ रहा था? तभी उसके कान में एक भारी और दबंग आवाज गूंजी, अंदर जाओ और इसे बदल लो। ये सुनते ही मयूरी का दिल बैठ गया। वो सपना टूट गया था। उसने आईने में उस आदमी को देखते हुए कहा, क्या मुझे अपनी मर्जी के कपड़े खरीदने का भी हक नहीं? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा और झुककर उसके कान के पास फुसफुसा कर कहा, यह मत भूलो कि तुम किसी की वाइफ हो। इतने सस्ते और भड़काऊ कपड़े पहनना तुम्हें शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर मयूरी सन रह गई। सस्ते और भड़काऊ, उसने ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे, वो भी उसके मुंह से। उसकी आंखें डबडबा गई। वो उसे घायल छोटे जानवर की तरह घूरने लगी। सिद्धार्थ ने एक कदम बढ़ाया। उसका स्वर नरम हो गया था, लेकिन आदेश वही था। उसने ऑर्डर देकर कहा, अब और मत रहो। तुमने मुझे जला दिया, तुम्हारा मकसद पूरा हुआ, अब जाओ बदलो इसे। ये कहते हुए उसका हाथ अनजाने में मयूरी के हाथ को छू गया, जो बगल में लटक रहा था। एक बिजली सी दौड़ गई उन दोनों के बदन में। वहीं मयूरी का चेहरा शर्म से गुस्से से तमतमा गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। उसने उतने सबके सामने छेड़ा और अब डांट भी रहा है। तभी सिद्धार्थ ने मधु को इशारा करके कहा, इसे ले जाओ मधु। मधु भी सिद्धार्थ के तेवर देखकर समझ में गई थी। मयूरी को चेंजिंग रूम में ले गई। मयूरी के पास कोई चारा नहीं था। जब मयूरी बाहर आई तब सिद्धार्थ दिशांत का सब जा चुके थे। स्टोर खाली था। मयूरी ने वो ड्रेस खरीद ली। वहीं मधु कुछ देर और घूमे। इसके बाद मयूरी ने मधु से कहा, मधु, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। आगे से मधु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं सामने कैफे में हूँ। इसके कुछ देर बाद मयूरी वॉशरूम के सिंक के सामने खड़ी थी। उसका दिमाग कहीं और था। उसका हाथ अभी भी उस पर्स की गर्माहट महसूस कर रहा था। वो चला गया था, लेकिन उसे उसे पूरी तरह हिलाकर। क्या वो उसे चिढ़ाना चाहता था या उसे अभी भी उसकी ज्यादा परवाह थी? वो विचारों में इतनी डूबी हुई थी, उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे कोई आ खड़ा है। अचानक एक बड़ा सा मजबूत हाथ उसके सामने आ गया और नल बंद करके बोला, सदियों में हाथ धोने में इतना समय क्यों लगता है? मयूरी उछल पड़ी। शीशे में वो चेहरा, सुंदर, सख्त और गहरी आंखें, ये सिद्धार्थ था। मयूरी को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने उसे धक्का देने की कोशिश करके कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लेडीज वॉशरूम है। सिद्धार्थ ने बेफिक्री से भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे पता है, याद दिलाने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज बाथरूम की दीवारों से टकराकर गूंजी और इतनी गहरी और सम्मोहक कि मयूरी के रोंगटे खड़े हो गए। वो पीछे हटी, लेकिन उसकी कमर सिंक से जा टकराई। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसका हाथ अभी भी सिद्धार्थ के कोट पर था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझे ढूंढने आए हो? तभी सिद्धार्थ की नजरें काउंटर पर रखे शॉपिंग बैग पर पड़ी। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें वो ड्रेस बहुत पसंद आई ना, इसलिए खरीद ली। उसकी बात सुनकर मयूर को गुस्सा आ गया। तो वो सिर्फ उस ड्रेस के पीछे आया था, इसलिए उसने चिढ़कर कहा, हाँ पसंद है। क्या अब कपड़े खरीदने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में अंगारे दहक उठे। उसने उसके और करीब झुककर कहा, स्टोर में मेरी बात समझ नहीं आई थी। मैंने मना किया था, तुम ये ड्रेस नहीं पहनोगी। आगे से मयूर ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? क्या मैं तुम्हारी गुलाम हूं? तुम्हारी नजरों में अब मैं क्या हूं? तुम मुझे इतनी दबंगई क्यों दिखा रहे हो? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने दांत पीस कर कहा, मयूरी, वो ड्रेस, उसमें पूरी पीठ नंगी है। तुम किसे दिखाना चाहती हो? तुम एक माँ हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरे मर्द तुम्हें घूर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर मयूरी कांपने लगी। उसने झुंझला कर कहा, माँ हूं तो क्या हुआ? क्या माँ बनने के बाद औरत को सुंदर दिखने का हक नहीं? तुम कह रहे हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूं? ठीक है, तो जाओ ढूंढो अपने लिए कोई जवान लड़की। ये कहने के बाद वो अपना बैग उठाकर भागना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे के जैसे मजबूत थी। मयूरी ने चीख कर बैग खींच कर कहा, छोड़ो मुझे।" लेकिन सिद्धार्थ ने झटके से बैग छीन लिया। उसके अंदर से वो काली ड्रेस निकाली और बिना एक पल गवाए उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। ये देखकर मयूरी सन रह गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसने रोकर कहा, सिद्धार्थ, तुम मुझे ऐसे कैसे तंग कर सकते हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बताओ मुझे। उसने अपनी नन्ही मुठ्ठियों से उसके सीने पर मारना शुरू कर दिया और चिल्लाकर बोली, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो तुम, सिद्धार्थ। लेकिन आगे से सिद्धार्थ पत्थर की मूर्त बना खड़ा रहा।
उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, वो बस उसे छाती पर मारने दे रहा था। मयूरी जल्द ही थक गई। उसके हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको लग रहा था कि सब उसे तंग करते हैं, किस्मत, हालात और अब ये आदमी भी। उसका शरीर इतना सख्त था कि उसे मारने से मयूरी को ही चोट लग रही थी। ये कितना बड़ा अन्याय था। मयूरी ने अपनी नन्ही मुट्ठियों में उसके सीने पर मारना बंद कर दिया। उसकी ताकत जवाब दे गई, वो शांत हो गई, लेकिन सिसकियां अब भी जारी थी। उसने अपनी निगाहें झुका ली। वो उसी की तरफ देखना नहीं चाहती थी। तभी सिद्धार्थ ने देखा, उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, उसके भीगे हुए चेहरे को धीरे से ऊपर उठाया, अपने खुरदरे अंगूठे से उसके गालों पर लुढ़ करते आंसुओं को पोंछा और वो धीमी गहरी आवाज में हंसकर बोला, बस करो, अब मेरे पास पहुंचने के लिए और आंसू नहीं बचे हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिमाग सुन था। उसे अब उसकी आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी। वो खिज उठी। उसने चिल्लाकर कहा, इसका क्या मतलब है कि और नहीं? पहेलियां मत बुझाओ। मेरे पास तुम्हारे इशारों को समझने का वक्त नहीं। आगे से सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मयूरी की आंखों में देखकर कहा, दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र की लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा वही 18 साल की लड़की रहोगी। तुम हमेशा सबसे खूबसूरत रहोगी। उसकी यह बात सुनकर एक पल के लिए मयूरी रोना भूल गई। उसे यकीन नहीं हुआ। अभी जो आदमी उसे डांट रहा था वो अचानक इतना कोमल कैसे हो गया। यह बहुत ही अनुचित था। उसे अपने हाथ में बचे हुए आंसू पोंछे और उसकी पलकें, जो भीगने के बाद भी काली लग रही थी, शर्म से झुक गई। किसी के दिल के में कोने में एक मीठी सी टीस उठी। तभी सिद्धार्थ ने कौतुक से पूछा, क्या अब भी रोना है? वो सोच रहा था कि औरतें वाकई पानी की बोतल होती हैं। अभी आधी थी और अब शांत। वो कई अमीर घरानों की लड़कियों से मिला था, जो सलीके में रहती हैं, लेकिन मयूरी, वो बिल्कुल अलग थी। वो उसकी बाहों में किसी जंगली खरगोश की तरह चंचल और जीवंत और असली। अब उसे एहसास हुआ कि यही उसे पसंद है और उसे पसंद करता है। आगे से मयूरी ने अपने होठों को दबाकर बड़ी ही मासूमियत से पूछा, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं रोऊं? इस बार सिद्धार्थ मुस्कुराया नहीं, बस उसकी आंखों में नशा गहरा गया। उसने झुककर अपना चेहरा उसके करीब किया। उसका बड़ा हाथ उसके गाल में सरक कर उसकी कोमल गर्दन तक पहुंचा। उसकी उंगलियों का स्पर्श बिजली जैसा था। मयूरी को सिरहन हुई। उसने उस हल्के से उसे धक्का देकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन सिद्धार्थ रुका नहीं। उसका चेहरा मयूरी के इतने करीब था कि उसकी सांसें टकरा रही थी। मयूरी का गुस्सा पिघलने लगा। वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। उसने मन ही मन में कहा, जब वो तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम तड़पती हो, अब वो पास आ रहा है तो तुम पिघल रही हो। मयूरी, तुम इतनी कमजोर कैसे हो? वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से निकली तो वो बस एक आह। सिद्धार्थ। आज मयूरी ने एक नारंगी रंग का कोट पहना था, जिसके कॉलर पर मुलायम फर लगा था। यह उसके गोरे चेहरे को और भी मासूम बना रहा था। वो बिल्कुल गुड़िया के जैसी लग रही थी। सिद्धार्थ की नजर उसके लाल होठों पर फिसल गई। उसकी उंगलियों ने कोट के कॉलर को थोड़ा ढीला किया और अंदर उसने गुलाबी रंग का पजामा पहना था। उसने हैरान होकर कहा, आज तुम पजामा पहनकर बाहर क्यों निकली? उसकी आवाज भारी और कर्कश हो गई। ये सुनते ही मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना कोट ठीक करके कहा, मैं घर पर थी। नन्हे मास्टर गुलेरिया को फीड करा रही थी, तभी मुझे मधु खींच कर ले गई। कपड़े बदलने का वक्त नहीं मिला तो मैंने बस कोट डाल लिया। आगे से सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर कहा, मयूरी, तुम कितने सालों से मेरे साथ हो? ये कहकर उसने अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। मयूरी इस सवाल से हैरान हुई। उसने कंफ्यूजन में कहा, 2 महीने बाद 2 साल पूरे हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसकी आंखों को चूमा। 2 साल? वो 18 साल की थी जब उसे लाया था, और वह नाजुक कली। आज वो एक माँ थी, एक मैच्योर महिला। उसकी शरीर पहले से ज्यादा आकर्षक, भरा हुआ और मोहक हो गया था। सिद्धार्थ के अंदर एक आग सुलगने लगी। उसका खून खोल रहा था। वो चाहता था अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद कर ले और उसके गले की नस पर अपने होठ रख दे। उसकी इस हरकत से मयूरी के घुटने कांपने लगे। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डालकर कहा, सिद्धार्थ, क्या हम सुलह कर सकते हैं? तुम्हें यह ड्रेस पसंद नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बस मुझे अपने पास रहने दो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम्हें मेरी और नन्हे गुलेरिया की याद नहीं आती? ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
और उसके गाल को चूमकर फुसफुसा कर बोली, सिद्धार्थ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। इन शब्दों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया था। उसकी खुशबू, उसकी आवाज, उसका स्पर्श, ये सब उसके संयम को तोड़ रहा था। लेकिन तभी एक दर्द, एक कड़वाहट उसके गले में उतर आई। वो ये नहीं कर सकता था, अभी नहीं। उसने मयूरी को धक्का दिया और पीछे हट गया। आखिर कब तक ठीक होगा सिद्धार्थ? क्या वो उसे दवाई मिल जाएगी जिससे उसका शाप टूट जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें।